नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अनगढ़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। भतीजे ने ही अपने चाचा की हत्या की है। आपसी झगड़े में हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया। दावली से काटकर यहां पर हत्या की गई है। अनगढ़ा के जोन्हा टोली की ये पूरी घटना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो आपसी झगड़े में भतीजे ने ही अपने चाचा की हत्या कर दी और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, आपसी झगड़े को क्या यहां पर जमीन विवाद का मामला समझा जाए, पुलिस की ओर से क्या जानकारी मिल रही है? इसका कहना है कि संपत्ति विवाद को लेकर ही ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था और कल जो रात में वहां भी जोरदार विवाद हुआ और फिर अहले सुबह कहा जाए तो भतीजे ने और चाचा की लड़ाई जो है वो बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद भतीजे के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो शव को भी कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा और जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। जी चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और झारखंड में पशु तस्कर बिल्कुल बेखौफ है। रांची में एसआई को कुचलने के बाद पशु तस्करों ने गुमला की रायडीह में भी पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, जिसमें एसआई को भी गंभीर चोट आई है। हालांकि पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर 2 गाड़ियों को यहां पर जब्त कर लिया, लेकिन पशु तस्कर भाग निकले। पुलिस ने गाड़ी से 35 मवेशियों को भी यहां पर जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ की ओर से पशु तस्करी की जा रही है, जिसे देखते हुए पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर थी। इसी दौरान ट्रक और बोलेरो को जब रोकने का इशारा किया गया तो तस्करों ने बैरियर तोड़कर भागने के दौरान जवानों को रौंदने की कोशिश की। पुलिस ने जब गाड़ियों का पीछा किया तो खिराखाड़ के मोड़ के पास बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर भी सलीम बाईपास के पास ट्रक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को हालांकि जब्त कर लिया है। पूरे मामले में पशु तस्करों और गाड़ी मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पशु तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। 35 मवेशी को यहां पर जब्त किया गया है पुलिस की ओर से। तो साफ तौर पर ये देखिए कि पशु तस्करों के हौसले इस वक्त कितने बुलंद हैं। कल रांची से भी एक घटना सामने आई थी जब एसआई को पशु तस्करों ने पिकअप वैन से कुचला था, और अब गुमला में इस तरह की तस्वीर सामने आई है। हालांकि गाड़ियों को यहां पर जब्त कर लिया गया है। 35 मवेशियों को भी यहां पर जब्त किया गया है, जिस पर सुरक्षा बल के द्वारा पीछा किया गया। तो एक गाड़ी भागने के क्रम में खीराखाड़ के पास, जो रायडीह थाना और पतरा टोली के बीच में पड़ता है, वहाँ पे पलट गई। उसके बाद ट्रक जो है उसको रुकने का इशारा जब किया गया रायडीह थाना गेट के पास, तो वो बैरिकेडिंग को धक्का मारते हुए और तेजी से भाग गया, जिसमें सुरक्षा बल जो डिप्यूट थे वहाँ पे, जो अफसर डिप्यूट थे, वो बाल बाल बचे। वहाँ से भागने के क्रम में जब गाड़ी का पीछा हम लोग किए तो सीलम बाईपास के पास जो ड्राइवर है और पशु तस्कर वो गाड़ी खड़ा करके। और देवघर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। देवघर से उड़ान का विस्तार लगातार हो रहा है। 30 जुलाई से दिल्ली देवघर फ्लाइट की शुरुआत होगी। 30 जुलाई से डायरेक्ट उड़ान सेवा यहां से शुरू होगी। पहली फ्लाइट में बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। बाबा धाम में भोले शंकर की पूजा अर्चना भी यहां पर बीजेपी नेता की ओर से की जाएगी। तो देवघर एयरपोर्ट का लगातार विस्तार किया जा रहा है। पहली फ्लाइट में बीजेपी नेता भी रहेंगे, जो कि दिल्ली से देवघर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी। 30 जुलाई से इसकी शुरुआत होने वाली है और एक बड़ी सौगात इस वक्त देवघर वासियों को भी दी गई है।
गोड्डा के सदर अस्पताल में मरीजों की जान से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। सदर अस्पताल में आग लगने पर बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, लेकिन हैरत की बात यहां पर यह है कि सभी अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को नहीं है। हाल ये है कि किसी सिलेंडर का रिफिलिंग डेट 2 महीने पहले निकल चुका है, तो कई 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। आपको ये भी बताते चले कि सदर अस्पताल भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। ऐसे में अगर अस्पताल में आग लगती है तो इससे बचाव के तत्कालीन उपाय फेल दिखते हैं। इधर मामले की जानकारी जब अस्पताल उपाधीक्षक को दी गई तो उन्होंने अग्निशमन यंत्रों को जल्द ही बदलवाने का भरोसा दिया है। गोड्डा जिले में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह की अगर हम बात करें तो वो गोड्डा का सदर अस्पताल होता है। और सदर अस्पताल की स्थिति क्या है उसकी तस्वीर एक दफ़ा हम आपको दिखाएंगे कि जो सबसे भीड़ भाड़ वाला जगह है वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितनी नज़र रखी जा रही है उसकी तस्वीर एक बार आप देख लीजिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है और इसकी नेक्स्ट रिफिलिंग डेट 19/5/2022 है, यानी 2 महीने पहले ही ये फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुका है। जब स्थानीय प्रबंधन से हमारी बात हुई है, यानी अस्पताल प्रबंधन से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि उन तक अभी ये सूचना नहीं आई थी, इस वजह से ऐसी परेशानी हुई थी। फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हुए, इसके बारे में मैं अभी तुरंत अपने हॉस्पिटल मैनेजर से बात करके उसको मतलब अपडेट करने की उसको ठीक कोशिश करती हूँ। हम आपको सदर अस्पताल की भीड़ को दिखा दें कि सुबह से लेकर करीबन 3 से 4 बजे तक ओपीडी का जो क्षेत्र होता है, क्योंकि जिला का एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल है गोड्डा का सदर अस्पताल, और अगर सदर अस्पताल की ये स्थिति है कि वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रमुख चीज़ें हैं अगर उस पर ध्यान नहीं रखी जा रही हैं तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये मुख्य द्वार है, ऐसा नहीं है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर की स्थिति ये है, यहाँ जितने भी लगे हुए हैं उनमें से करीबन की स्थिति यही है कि वो करीबन आज से 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है और एक्सपायरी के बाद अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। जब प्रबंधन से बात होती है तो प्रबंधन ये जरूर कहते हैं कि उसे बदलावा दिया जाएगा या अब नज़र रखा जाएगा, लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर अब तक इस पर नज़र क्यों नहीं गई थी, और अगर नहीं गई थी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि अब देखना होगा कि इस खबर के बाद आखिर कितना समय और लगता है अस्पताल प्रबंधन को कि यहाँ से इसे ठीक कराया जाए, इसे रिफिल कराया जाए और यहाँ जो आम लोग आने वाले हैं उसके सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और खबर गिरिडीह से है, जहां पीरटांड में हाथियों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने बीती रात बदगावा के गंभरा गांव में उत्पात मचाते हुए 3 लोगों के घर को यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं 6 लोगों के खेतों में लगी फसल को भी यहां पर नुकसान पहुंचाया गया। खेतों में लगी खरीफ की फसल को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, हाथी घर में रखे चावल गेहूं को भी चट कर गए। वहीं बर्तनों को भी यहां पर हाथियों की ओर से तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 6 हाथियों का जमावड़ा गांव से सटे जंगल में है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये हाथी कभी भी गांव में पहुंचकर फिर से उत्पात मचा सकते हैं। वहीं जानकारी के बाद भी वन विभाग हाथियों पर लगाम लगाने में विफल दिख रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। ग्रामीण बिल्कुल आक्रोशित हैं। 4-5 हाथी आए और सारा फसल हम लोग का बर्बाद कर दिया यहाँ पे। उसके बाद घर का खिड़की दरवाजा सब भी तोड़ दिया और हम लोग को हमेशा डर बना रहता है कि कब दिन और रात में आ जाए, और बच्चा उच्चा भी हम लोग का रहता है, जैसे घर के बाहर खेलता है तो डर बना रहता है कि हाथी आएगा तो हानि क्षति पहुँचा दे हम लोग को। और वही देखिए, झारखंड में कोविड के मामलों में एक बार फिर से तेजी आ गई है। रांची का पॉजिटिव रेट 10 से बढ़कर 14.5% पहुंच चुका है। वहीं दूसरे जिलों में भी पॉजिटिविटी दर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार ने अस्पतालों में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पीएसए प्लांट की क्रियाशीलता के आकलन के लिए सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में इंतजाम के साथ साथ नए वेरिएंट की टेस्टिंग और ट्रैकिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश जारी कर दिया है। रांची में अगर हम पॉजिटिविटी दर की बात करें तो रांची में पॉजिटिविटी रेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुख्य सचिव ने सभी कोविड अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करने और अगले 60 दिनों में उन मशीनों का आकलन कर आवश्यक तैयारी
करने का निर्देश दिया है। तो इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने खास तौर पर ये भी निर्देश जारी कर दिया है कि जो भी मध्यम या गंभीर लक्षण वाले मरीज मिलते हैं उन्हें तुरंत ही कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाए, ताकि आने वाले दिनों में पूरे राज्य में कोविड विस्फोट जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका को करीब 401 करोड़ की 112 योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। वहीं सर्वजन पेंशन योजना वितरण और जागरूकता कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। इसे लेकर पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के बाद सीएम संत जोसेफ स्कूल गोहियाजोरी में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करेंगे। साथ ही छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी यहां पर सीएम हेमंत सोरेन भाग लेते हुए नजर आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचे हैं और आज यहां से दुमका के पुलिस लाइन मैदान से यहां से 401 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दुमका के पुलिस लाइन मैदान में। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर यही वो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 401 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज कल ही मुख्यमंत्री यहाँ पर दुमका आगमन हो चुका है और आज 11 बजे का कार्यक्रम निर्धारित है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और जो सर्वजन योजना पेंशन कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में समारोह में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ संथाल परगना के जो जनता है, जो लाभुक है, उसको करीब 401 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और यहाँ पर से उद्घाटन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी व सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ संथाल परगना जिले के लाभुक और जो जनता है यहाँ पर पहुँचेगी और जो मुख्यमंत्री हैं उनका संबोधन सुनने के लिए 11 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो विभाग है, विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है दुमका पुलिस लाइन मैदान में और 11 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री यही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां से योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और गुमला और लातेहार की 11 मजदूर केरल के अनानास बागान में 1 महीने से बंधक बने हुए हैं। पीड़ित मजदूरों ने ट्विटर और वीडियो संदेश के जरिए झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मदद की गुहार लगाई है। गुमला के डीसी भी केरल में फंसे मजदूरों की वापसी की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। दरअसल गुमला के 6 और लातेहार के 5 मजदूर कई महीनों से पुरपुरा पालम सिटी के अनानास बागान में मजदूरी करते थे, पर बागान के मालिक ने काम कराने के बावजूद उन्हें पैसा नहीं दिया और बागान के गेट पर ताला लगा दिया। अब इन सभी मजदूरों ने वीडियो संदेश के जरिए श्रम मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। और झारखंड में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं 23 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने खूंटी, गुमला, पलामू और संथाल के इलाकों में 23 जुलाई को लोगों को पेड़ के नीचे या फिर बिजली के खंभे से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम के हाल को लेकर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। बादल छाने की स्थिति में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने खास तौर पर 23 जुलाई को पलामू, सिमडेगा और संथाल परगना में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में अगले 3 दिनों तक बारिश तो होगी, लेकिन हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जिससे तापमान में कोई खास बदलाव जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। रांची का एकलव्य सेंटर नौजवान तीरंदाजों को ट्रेनिंग से ज्यादा दुख दे रहा है। यहाँ न तो हाईटेक उपकरण मौजूद हैं, न ही पर्याप्त कोच। तीरंदाजों को पौष्टिक खाना भी नहीं दिया जाता है। पॉकेट खर्च देने में भी आनाकानी यहाँ पर की जाती है। कोई तीरंदाज बीमार होता है तो उसे घर लौटना पड़ता है। इसी बदहाल ट्रेनिंग सेंटर की बदौलत पेरिस ओलंपिक का सपना ये लोग देख रहे हैं और तीरंदाजों के ख्वाब यहाँ पर चकनाचूर लगातार होते जा रहे हैं।
जिस तरह हमें मतलब हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ सरकार की तरफ से भी कमियां हैं जो हमें अगर मिल जाए तो हम अपना कमी और उनका कमी दोनों को ख़त्म करके अपना जो लक्ष्य है 28 और 24 ओलंपिक में उसमें हम अपना भागीदारी दे सकते हैं। और ये धनुष देख लिए, ये रबड़ बांध के चलाना पड़ रहा है हम लोग को, कोई साधन ही नहीं है और कुछ कुछ छोटे छोटे सामान ऐसे है जो खुद के पैसे से हम लोग को खरीदना पड़ता है। ये धनुष जो मिला है सरकार की ओर से मिला है? ये धनुष सरकार की ओर से, तो रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा? रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा, प्लस छोटे छोटे सामान ऐसे है जो खुद खरीदना पड़ रहा। जैसे कि अभी स्टेज 2 वोमेंस महाराष्ट्र में हुआ, उसमें हम लोग का 2-4 लड़के का नाम आया था, तो वो भी गेम खेलने नहीं जा पाए क्योंकि वो दूर है महाराष्ट्र, और अपना पैसा से, जैसे घर में भी हम लोग गरीब घर से हैं तो पैसा नहीं मिल पाता है यहाँ से। मेन समस्या बच्चा लोग का आने जाने का, और कुछ और बढ़ाना चाहिए, और वार्डन का समस्या। बाकी सब ठीक है, उपकरण तो मिल ही रहा। अभी नया बच्चा लोग आया उनको नहीं मिला, अभी ऑर्डर किया है। पेरिस ओलंपिक में अभी 1.5 साल बचे हैं। खिलाड़ियों का मोटो साफ है, मकसद साफ है कि हमें देश के लिए पदक जीतना है, झारखंड का नाम रोशन करना है, और जिस मकसद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी उसे पूरा करना है। खिलाड़ी जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं। संसाधन मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ओलंपिक में पदक भी जीत सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। राज्य की स्पेशल ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा को 6 दिनों की ईडी रिमांड की मंजूरी दी है, जो आज से जुलाई से शुरू हुई है और 26 जुलाई को उन्हें फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। पंकज मिश्रा पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी दफ्तर आए थे, जहां उनसे दिन भर पूछताछ हुई, जबकि देर रात ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद बुधवार सुबह कोर्ट में पेशी हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई। ईडी ने अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देकर रिमांड मांगी, जिस पर अदालत ने मोहर लगा दी है। 6 डे का अलाउ हुआ है रिमांड, ठीक है, 6 दिन का। ईडी की तरफ से कितने दिन का मांगा गया? 1 सप्ताह का मांगा जा रहा था। 1 सप्ताह का मांगा गया और 6 दिन का 6 दिन का रिमांड दिया। 2000 कल से स्टार्ट होगा ये रिमांड, 26 तारीख तक रहेगा। आज इनको 6 दिन के रिमांड ईडी में कल से 6 दिन के लिए, और आज 1 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, और कल से 6 दिन के लिए ईडी कस्टडी में इनको भेजा जाएगा। और देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाने के मामले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। पुराने विधानसभा मैदान में पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और वहां से कार्यकर्ताओं की रैली रांची के ईडी दफ्तर तक जाएगी, जबकि 22 मार्च को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।